हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और इसी तरह खुशबाश रहें। हमारी दुआओं में आप लोग मौजूद रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम का चैप्टर हम शुरू कर चुके थे और इस इक्विलिब्रियम के चैप्टर के अंदर एक टॉपिक जो कि हम डिस्कस करके आ चुके हैं वो था इक्विलिब्रियम की बेसिक डेफिनेशन, और साथ साथ फिर मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में भी बताया कि किस तरह से किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम के अंदर कंसिडर किया जाता है जब हमारे पास दो तरह की डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। यानी कोई भी बॉडी या तो स्टेट ऑफ रेस्ट पर हो और उस पर लगने वाली फोर्सेस इन ऑल डिफरेंट डायरेक्शंस से अगर लगने वाली फोर्सेस उसकी बॉडी को मोशन में ना लेकर आ पाए, वो अपनी स्टेट की हालत रेस्ट की हालत में ही रहे, तो उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर मूव कर रही है और उस पर लगने वाली चाहे फिर किसी भी डायरेक्शन से फोर्सेस हैं, वो किसी भी तरह करके उसकी स्पीड को चेंज नहीं कर रही, वो कांस्टेंट स्पीड में ही मौजूद है और कॉन्स्टेंटली रिमेन्स अपनी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर मूव कर रही है, तो उसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम करते हैं। अच्छा, यहां इन दोनों डेफिनेशंस के अंदर हमने बात की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस। इक्विलिब्रियम जो है वो किस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट स्टैटिक या डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस। सेवरल फोर्सेस जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर ऑफ फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट पर लग रहे होते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम दो डिफरेंट टाइप्स के अंदर इक्विलिब्रियम को देख रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ फोर्सेस की हमने बात की, तो यहां पर हम थोड़ा सा इन डिटेल जाएंगे इस चीज पर कि हमारे पास पैरेलल फोर्सेस अगर हों और इस पैरेलल के अंदर जो है वो ये मजीद दो सब डेफिनेशंस के अंदर टूट जाएगा, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। उसको भी इंशाल्लाह हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ साथ थोड़ा सा मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पैरेलल फोर्सेस से। ठीक है जी। अच्छा, पैरेलल फोर्सेस होती क्या है, क्या मतलब है पैरेलल फोर्सेस का? व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्स acting on a body are parallel to each other, then they are called parallel forces। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेस लगे, नंबर ऑफ फोर्सेस मींस मोर देन वन फोर्स, वो जिसको आप नंबर ऑफ फोर्सेस को आप चाहो तो सेवरल फोर्सेस भी कह सकते हो, मोर देन वन फोर्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो याद रखो कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस लगती हैं और वो आपस में पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे के, पैरेलल मींस एक दूसरे के आमने सामने होनी चाहिए। ठीक है, तो उसे हम उसे क्या कहते हैं? पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। तो पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी एंड आर पैरेलल टू ईच अदर, वो जितनी भी फोर्सेस जो लग रही हैं वो आपस में क्या है? पैरेलल हैं, तो देन दे आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। तो इन फोर्सेस को हम क्या कहेंगे? पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। अच्छा, अब पैरेलल फोर्सेस जो होती है वो दो काइंड्स की होती है। एक तो आपके पास लाइक पैरेलल फोर्सेस है और दूसरी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। इसमें हम एग्जाम्पल को लेकर इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहले हम आते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस पर। लाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन टू पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ, लेट कंसीडर, मैंने एक रॉड ले ली सिंपली। ठीक है, हमने सिंपली एक रॉड ली है। ठीक है, ये आपके सामने मौजूद है एक रॉड। अब इस रॉड पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक इसके इस वाले एंड पॉइंट पर है जिसे मैं F1 का नाम दे रहा हूं, और एक दूसरे एंड पॉइंट पर है जिसको मैं F2 का नाम दे रहा हूं। तो यहां पर देखिए, ये दोनों फोर्सेस एक बॉडी पर लग रही है, एक सेम इसी रॉड पर ही लग रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहली कंडीशन यहां पर साबित हो गई कि हमने लाइक पैरेलल फोर्सेस के अंदर पढ़ा कि व्हेन टू पैरेलल फोर्सेस, यहां दो पैरेलल फोर्सेस हैं, दैट इज F1 एंड F2, एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, सेम ही बॉडी पर लग रही है। ठीक है, और साथ साथ कहा गया था इन द सेम डायरेक्शन। अब इसको देख लेते हैं कि क्या ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन पर हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जब इस एंड पॉइंट से F1 लगा रहे हैं रॉड पर, तो एग्जैक्टली उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। ठीक उसी तरह से आप दूसरे एंड पॉइंट पर इसी रॉड पर जब फोर्स लगा रहे हैं दैट इज F2, और वो भी उसकी डायरेक्शन भी एग्जैक्टली क्या है? अपवर्ड है। तो यहां पर दोनों पैरेलल फोर्सेस सिर्फ पैरेलल ही नहीं, और ये दोनों पैरेलल फोर्सेस सेम बॉडी पर भी लग रही हैं और ये दोनों फोर्सेस आपस में पैरेलल भी है, तो इसे हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर जो हमने दो पैरेलल फोर्सेस लगाई जिनकी सेम डायरेक्शन है और जो सेम बॉडी पर लग रही है,
इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, इसका टोटल इफेक्ट क्या होगा, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ एग्जैक्टली थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेन करने के लिए जैसे आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक जो है वो रॉड कंसीडर की, और इस पर जो लगने वाली फोर्सेस हैं वो F1 और F2 हैं। F1 हम सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट A पर लग रही है, और F2 हम सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट B पर लग रही है। तो अब जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मतलब जो टोटल इफेक्ट इन दोनों फोर्सेस की वजह से इस बॉडी पर पड़ेगा, वो क्या होगा, वो हम कैसे निकाल सकेंगे, उसका एक मैथमेटिकल रिलेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट रिजल्टेंट फोर्स को मैं R का नाम दे रहा हूं, और एग्जैक्टली हमें पता है फोर्सेस क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, एक खास डायरेक्शन पर लग रही होती हैं किसी भी बॉडी पर, जैसे हमने यहाँ पॉइंट ए और पॉइंट बी पर दो डिफरेंट फोर्सेस सेम डायरेक्शन में कंसीडर की। तो अब एग्जैक्टली इनका जो रिजल्ट होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। दैट्स वाई रिजल्टेंट के ऊपर एरो हेड यूज होगा। एरो हेड इस बात को शो कर रहा होता है कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। अच्छा, अब इनका सम हम कैसे करेंगे? सिंपल आसान सा तरीका है, आपने रिजल्टेंट वेक्टर को सम कर लेना है दोनों फोर्सेस से। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा इक्वल हो जाएगा F1 प्लस F2, ठीक है। इट मींस अब इसमें हमें क्या समझ में आया, इसमें हमें क्या चीज़ हम इसको हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, हमें क्या चीज़ इसमें क्लियर हुई कि जब लाइक पैरेलल फोर्सेस किसी एक सेम बॉडी पर लग रही होती हैं और वो सेम डायरेक्शंस पर हों, तो उससे आने वाला जो नतीजा है, जो रिजल्ट है हमारा, वो हमें क्या बता रहा है? इट मीन्स दैट द रिजल्टेंट फोर्स, हमें नजर आया कि वो सम है दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के। तो अगर मुझे दोनों फोर्सेस के इफेक्ट को देखना है, उसके टोटल रिजल्ट को देखना है, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल, जैसे कि दो फोर्सेस यहां बॉडी पर एक रॉड पर एक्ट कर रही थी, इन दोनों फोर्सेस को सम अप कर लूंगा ताकि मैं इसका टोटल मैग्नीट्यूड निकाल सकूं। अच्छा, अब इसमें डायरेक्शन क्या होगी? रिजल्ट जो आएगा उसके नतीजे में जो इस ऑब्जेक्ट पर ये फोर्सेस असरअंदाज होंगी, और एट द एंड क्या नतीजा निकलेगा? हमें ये नतीजा निकल रहा है क्योंकि ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शंस पर एक्ट कर रही हैं, तो आने वाले रिजल्ट की भी डायरेक्शन वही सेम रहेगी जिस डायरेक्शंस पर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। चलिए अब हम सेकंड काइंड्स पर आ जाते हैं जो कि पैरेलल फोर्स की है, दैट इज अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती है, पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। व्हेन टू पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी in opposite direction, they are called unlike parallel forces। थोड़ा सा चेंज यहां पर हम जो देख रहे होते हैं वो ये देख रहे हैं कि यार अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के अंदर हम बात कर रहे हैं, दोनों फोर्सेस आपस में पैरेलल हैं बिल्कुल, और सेम बॉडी पर भी लग रही हैं, पर इनकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। सो अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझा देता हूं। तो एग्जैक्टली इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? लेट कंसिडर टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, दैट इज F1 एंड F2 एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो क्या होगा कि अब अपने यहां पर पॉइंट ए पर देखिए तो फोर्स 1 जो है वो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रही है इस बॉडी पर, जबकि फोर्स F2 जो है वो इन ऑपोजिट डायरेक्शन है F1 के, और पॉइंट B पर लग रही है, तो एग्जैक्टली F2 की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो यहां हमें जो बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि लाइक पैरेलल फोर्सेस मींस सेम बॉडी पर एक्ट करती है और दोनों पैरेलल भी होती है, पर फर्क सिर्फ इतना सा आता है कि वहां पर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होती है। जबकि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के अंदर हमने इस बात को समझा कि वही सेम फोर्सेस जो कि पैरेलल होंगी, सेम बॉडी पर भी एक्ट करेंगी, पर जो डिफरेंस आएगा वो कहां पर आएगा? दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट होगी। जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे एग्जैक्टली कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जब किसी एक बॉडी पर लग रही होती हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन से एक्ट करती हैं, तो उसकी जो पिक्चर है वो किस तरह से क्लियर होगी? डायग्राम पर देखिए, फोर्स 1 अपवर्ड है वर्टिकली, जबकि F2 जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। चलिए अब इसके नतीजे में भी हम देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट हम कैसे निकालेंगे। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 एंड F2 इज इक्वल टू, उसको भी मैं सपोज कर लेता हूं R के बराबर, और यहां क्योंकि F1 की डायरेक्शन अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव y एक्सिस पर आता है, जबकि F2 पर गौर करें, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो ये नेगेटिव x एक्सिस पर आता है। या इन अदर एस्पेक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट कर रही हैं, तो ऑपोजिट एक्ट करने की वजह से आपने किसी एक को माइनस में कंसिडर करना है। तो हम माइनस में किसको लेंगे? F2 को लेंगे क्योंकि वो डाउनवर्ड है, जबकि F1 जो है वो अपवर्ड है। अपवर्ड मींस पॉजिटिव y एक्सिस। तो इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा? R इज इक्वल टू F1, सम करना है एग्जैक्टली रिजल्ट निकालने के लिए, मतलब टोटल जो इफेक्ट है वो हम निकालते हैं। टोटल क्या इफेक्ट पड़ेगा?
इन दोनों फोर्सेस का, वो निकालने के लिए एग्जैक्टली मुझे दोनों फोर्सेस को सम करना है। तो F1 प्लस, और ब्रैकेट के अंदर आपने माइनस में F2 लेना है, क्योंकि फोर्स F2 जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे एक्ट कर रही है और इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि फोर्स F2 जो है वो अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ F1 है, इस वजह से हम इसमें माइनस कंसिडर कर रहे हैं। तो यहां आपने देखा कि इट मींस दैट कि जो रिजल्टेंट होगा टू फोर्सेस का, जो कि अनलाइक फोर्सेस हैं, तो उसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो डिफरेंस के बराबर होगा, दोनों फोर्सेस के डिफरेंस के बराबर होगा। यानी दोनों को जब हम आपस में माइनस करेंगे तो हमें उसका मैग्नीट्यूड हम निकाल पाएंगे, राइट। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन एग्जैक्टली अगर ये दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड की है तो उसका मतलब ये हुआ कि बॉडी अपनी जगह अपनी पोजीशन पर रहेगी। क्यों नहीं, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक ही रॉड पर डिफरेंट डायरेक्शन से लग रही हैं और दोनों के सेम मैग्नीट्यूड है। सेम मैग्नीट्यूड होने की वजह से बॉडी अपनी जगह नहीं छोड़ेगी, अपनी ही पोजीशन पर रहेगी और इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। जैसे कि रिजल्ट में भी क्लियर है कि F1 प्लस माइनस माइनस हो जाता है और F1 इज इक्वल टू माइनस F2 के बराबर है। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर लेगी और रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। बट मस्ट भी अगर मैग्नीट्यूड सेम हुए तो, राइट। तो ये था अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट। अब हम एक और टाइप ऑफ फोर्सेस की बात कर लेते हैं, वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जैक्टली मैं आगे जाके कपल की जब बात करूंगा, कपल एक हमारे पास टॉपिक जो हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियो पे उस पर डिस्कशन करने वाले हैं, तो उस पर भी एक्सिस ऑफ रोटेशन को दोबारा से इलाबोरेट करूंगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन का यहाँ इस वीडियो के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन की पहले डेफिनेशन समझ लें। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, when a force act on a body instead of movement in its direction, it rotates on its what we can see that in its axis। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर जैसे मैंने यहां एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, एक मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूं सिंपली, उससे आप स्पैरिकल शेप में ले लेते हैं। अब यहाँ स्पैरिकल शेप का जो ऑब्जेक्ट है उस पर लगने वाली दोनों तरफ से जो फोर्स आपको दिख रही है, F1 अपवर्ड और F2 डाउनवर्ड। और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फिर वो चाहे किसी भी शेप में हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप का भी ले सकते हो, स्क्वायर शेप का भी ले सकते हो, स्ट्रेट लाइन रॉड मतलब रॉड की शक्ल में भी आप ले सकते हो। तो किसी भी शक्ल में आप लोग अगर आप उसे सेंटर से फिक्स कर देते हैं, उस ऑब्जेक्ट को अपने एक एक्सिस से फिक्स कर देते हैं, तो होता क्या है, होता ये कि उस पर लगने वाली इन ऑपोजिट डायरेक्शन जो फोर्सेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को अपने एक्सिस, अपनी पोजीशन में रहते हुए सिर्फ उसे रोटेट करा सकते हैं, उसे मूव नहीं करवा सकते, उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करा सकते, क्योंकि वो अपने सेंटर से फिक्स्ड हुई हुई है एक जगह पर। अगर वो सेंटर से फिक्स्ड हुई हुई है तो उस पर लगने वाली ऑपोजिट डायरेक्शन से जो भी फोर्सेस होंगी वो सिंपली इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगी, वो अपने एक्सिस पे उसे रोटेट कराएंगी। और अगर यहां F1 क्योंकि अपवर्ड है और F2 डाउनवर्ड है तो ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। जैसे कि हमें पता है क्लॉकवाइज यानी घड़ी इस तरह घूमती है और घड़ी के अपोजिट क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, राइट। अच्छा, अगर आप फोर्सेस ऑपोजिट कर लें, F1 को हम डाउनवर्ड कर दें और F2 को हम अपवर्ड कर दें, अब हमारा मकसद क्या है कि हम ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज घुमाएं, तो अब लगने वाली जो फोर्सेस होंगी वो सिंपली अब इस बॉडी को अपने एक्सिस में रखते हुए, अपने एक्सिस में रहती हुई ये बॉडी सिंपली क्या करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यहां पर हमने फोर्सेस की बात की कि जिन फोर्सेस की बुनियाद पर हम स्टैटिक या डायनामिक इक्विलिब्रियम को लेकर स्टडी कर रहे होते हैं। तो यहां हमने देखा 3 डिफरेंट एस्पेक्ट से कि लगने वाली जो फोर्सेस होती हैं वो किस किस तरह के नताइज लेकर आ सकती है। चले जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड जल्दी इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।